जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में द सर्कल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पिछली बार जो है वो मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रशासन के बारे में और सभी जो महत्वपूर्ण राज्य हुए उसके बारे में। ठीक है, और अब अशोक के जो अभिलेख की PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद जो उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है? आपकी शुंग वंश की होती है। कैसे होती है कि मौर्य वंश की मुख्य धारा का जो अंतिम शासक है राजा वृद्धरथ, उसके जो प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यह सब जो है 187 के आसपास यानी 187 BC के आसपास हुआ था। तो 184 तक जो है शुंग वंश का जो है शासन नियमित रूप से चलने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसी के बारे में जो है शुंग वंश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? आपके पुष्यमित्र शुंग हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शुंग वंश का जो है कुछ विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। आइए उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। जैसे हर्षचरित्र जो पुस्तक है उसमें उल्लेख क्या है कि सैन्य प्रदर्शन किया। ठीक है, और उस समय उपयोगिता देखकर मार डाला। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना की गई। यानी हर्षचरित्र पुस्तक में जो है शुंग वंश की स्थापना किस प्रकार वर्णन है कि एक बार सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपना सैन्य प्रदर्शन दिखाने के लिए राजा वृद्धरथ को बुलाया। ठीक है, और समय की उपयोगिता देखकर जो पुष्यमित्र शुंग ने राजा वृद्धरथ को मार डाला और शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो उल्लेख मिलता है वो हर्षचरित्र में मिलता है। अब पतंजलि जो आपके विद्वान हुए तो महाभारत में उन्होंने क्या कहा है कि यवनों से युद्ध की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, और दिव्यदान में भी जो है पुष्यमित्र को मौर्य का सेनापति बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उल्लेख हैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से मिलते हैं। अब मालविका अग्निमित्र के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग का जो राज्य है वो आपका कहाँ तक फैला हुआ था? नम्रदा तक, इधर पाटलिपुत्र तक, इधर विदिशा तक। ठीक है दोस्तों, और अयोध्या तक, ये सारा आपका जो है, और पंजाब सिंध वहाँ तक जो है आपका, या उससे भी आप थोड़ा आगे कहिए तो वहाँ तक जो है आपका सारा पुष्यमित्र शुंग का राज्य फैला हुआ था। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक है कालिदास की। तो शुंग वंश की साम्राज्य की जो सीमा का है वो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ठीक है, यानी कि इनके गोत्र के बारे में या जाति के बारे में, या ये ब्राह्मण थे या क्या थे, तो इसके बारे में जो है कुछ मत हैं। तो आइए उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे जो स्ट्रॉन्ग मत है, यानी कि सभी विद्वानों ने जिस पर लगभग एक ही राय कायम की है, तो पुष्यमित्र शुंग हैं वो हैं आपके ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, तो आप यह मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए भी पेपर में तो आप ब्राह्मण पर टिक करके आएंगे तो वो आपका सही होगा। ठीक है, गोत्र या जाति के बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें मतभेद इतने ज़्यादा हैं, तो जिस चीज़ के बारे में सटीक प्रमाण है या सभी की राय एक जैसी है तो उस पर ही जो है क्वेश्चन आएगा। तो पुष्यमित्र कौन है? आपके ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण हैं तो एक तो मौर्य साम्राज्य हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया आपका मौर्य साम्राज्य का अंत करने के तुरंत पश्चात आपका किसका हो गया? पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य हो गया। अब मौर्य साम्राज्य क्या हो गई? निम्न जाति हो गई आप, यानी निम्न जाति का जो है शासन हो गया। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग क्या हो गया? आपका ब्राह्मणवादी जो है शासन हो गया। अब क्या हुआ कि बौद्ध यानी मौर्य वंश में आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार है कितना ज़्यादा हुआ था। और अब जो है आपका पुष्यमित्र शुंग है, उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का जो है, यानी कि टोटल मिला के आपका ये हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो एक तो बौद्ध ग्रंथों में जो है
यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है पुष्यमित्र शुंग को सहिष्णु नहीं मानते, ठीक है दोस्तों, या सहिष्णु मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के भी कुछ विद्वान इन्हें सहिष्णु मानते हैं, तो इस प्रकार के भी मत हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा जब पेपर में आप लिखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में बिठा के रखना कि किस प्रकार जो है धीरे धीरे धर्म का जो है इधर हिंदू धर्म जो है अब ऊपर जा रहा था और बौद्ध धर्म जो है अपनी स्थिति में स्थिर हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो कुछ अब पुष्यमित्र शुंग वो जो पुष्यमित्र शुंग है ये आपके हिंदू धर्म के उपासक थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो शासनकाल है 112 वर्ष का, उसमें हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मौर्य वंश में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो है अत्यधिक प्रसार हुआ, वो देश विदेश या जो है पूरे जो है एशिया के जो क्षेत्र है उनमें फैला, ठीक है दोस्तों। तो अब बारी उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण जो धर्म है वो धीरे धीरे या से संबंधित जो भी धर्म है वो धीरे धीरे उनका प्रभावहीन होता गया, यानी कम होता गया। अब यही समय था कि अब एक जो है संप्रदाय यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है हिंदू धर्म को ऊपर किया और धीरे धीरे जो है उसका प्रसार अग्र किया, ठीक है दोस्तों। अब जब कुछ जो है अब इस धर्म का जो है प्रसार ज़्यादा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, और वो स्थिर रह रहा है, तो देखने में क्या लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे भी विद्वानों के मत हैं, तो इस तरह के जो डाइवर्सिटी ऑफ माइंड है अबाउट रिलीजन पुष्यमित्र शुंग के समय, तो वो मुझे आपके सामने रखनी थी ताकि आप इधर से भी सोच पाएँ और उधर से भी सोच पाएँ, ठीक है दोस्तों। और विभिन्न प्रकार के जो मत हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी शुंग वंश के जो शासनकाल है उसकी धार्मिक स्थिति। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, ठीक है, और अन्य मत क्या थे कि ये क्या क्या माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या माना जाता है, पारसिक माना जाता है, ठीक है। और बिंबिक कश्यप गोत्रीय या गोत्र क्या था, तो इस प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के मत हैं। तो लेकिन आप सिंपल सी एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। अब दोस्तों इसमें लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब मित्र का अर्थ क्या होगा, जैसे कि सभी के नाम में आता है वसुमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तो ये मित्र का मतलब क्या है कि मित्र का मतलब मित्र है, यानी कि सूर्य के उपासक, ठीक है। पुराणों में पुष्यमित्र को ही शुंग कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पुष्यमित्र आए या शुंग आए तो बात किसकी हो रही है, पुष्यमित्र शुंग की हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी जो है चीज़ आप याद रखना। अब शुंग ने जो है जैसे मौर्य साम्राज्य की सत्ता पर शासन किया, तो क्या उसके जो है युद्ध धर्म की नीति रही। दोस्तों सबसे पहले क्या रहा कि जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य साम्राज्य पर जो है उसके जो राजा हैं व्रतरथ उन्हें मार दिया, यानी हत्या कर दी। तो सबसे पहले क्या हो गई कि अब अमात्य यानी कि जो भी मंत्री परिषद है, ठीक है, एक तो पहले से जो है शासन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ठीक है, आर्थिक स्थिति में भी और सैन्य स्थिति में भी, या जो भी अन्य कारण रहे होंगे। अब पुष्यमित्र शुंग ने जो है राजा भरतरथ को तो मार डाला, लेकिन अब इसे क्या करना था, विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। सबसे पहले इसे जनता को अपनी तरफ मनाना था कि जनता इसका समर्थन करे। दूसरा कि यवन जो हैं वो भी आक्रमण करने वाले थे, ठीक है। यवनों का जो आक्रमण है उसे देखकर इधर से कलिंग के जो शासक हैं, ठीक है, राजा खारवेल है कि पुष्यमित्र शुंग से युद्ध के जो है कुछ संकेत मिलते हैं। अब कुछ विद्वान जो मानते हैं कि ये दोनों समकालीन नहीं थे, लेकिन हम इस मत के बारे में भी चर्चा करेंगे और विभिन्न और दूसरे मतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक मत तो यह है कि जब यवनों का आक्रमण हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग जो है अपनी सैन्य स्थिति में यवन से लड़ने में बिजी थे। तो इधर क्या किया, खारवेल ने जो है मगध पर आक्रमण कर लिया, ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को हरा दिया, ठीक है। तो ये एक मत रहेगा आपका, ठीक है। तो इधर से खारवेल की जीत कैसे हुई कि यवन इधर से आक्रमण कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग ने जो है यवनों को हराया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुष्यमित्र की शक्ति कमजोर है, इधर खारवेल ने, कलिंग के शासन जो खारवेल हैं उन्होंने जो है, अब दोस्तों कलिंग के शासन खारवेल ने जो है मगध के साम्राज्य
पुष्यमित्र शुंग पर जो है आक्रमण क्यों किया। अब आपको पता ही होगा कि अशोक के समय कलिंग युद्ध के पश्चात लगभग लाखों लोग मारे गए थे। तो आप एक पर तरह से उसका जो है बदला लगा लीजिए, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा अधिक संख्या में मृत्यु होएगी तो कभी ना कभी तो जो है उसका भुगतान साम्राज्य को या राजा को करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि खारवेल जो है एक बार दो बार जो है कलिंग का शासक खारवेल ने जो है पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। एक बार जो है कम सफलता मिली, दूसरी बार जो है अधिक सफलता मिली, ठीक है। और मगध पर जो है अधीनता स्वीकार की पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल की, और राजकोष पर भी सारा जो है प्रभाव आपका खारवेल का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये खारवेल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी युद्ध का जो विस्तार, युद्ध की जो रणनीति या युद्ध हुआ वो ये तो हो गया एक साइड। अब आते हैं पुष्यमित्र का जो है यवन युद्ध, ठीक है दोस्तों। जब पुष्यमित्र जो है शासन करन जैसी उसने शुरू किया था, सबसे पहले उस क्या हो गया था कि एक तो जनता को उसे अपने पास करना था, ठीक है दोस्तों। दूसरा मंत्री परिषद उसके समर्थन में हो, तीसरा राज्य उसके समर्थन में हो। अब चौथा इधर हो गया आपका ये तमिल आंध्र, ये अलग हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य है वो कहाँ तक था आपका, ये कर्नाटक तक था, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे ही जो है मौर्य शासन का धीरे धीरे अंत हो रहा था, क्योंकि 50 साल ही जो है मौर्य साम्राज्य के जो है अशोक की मृत्यु के बाद जो है मौर्य साम्राज्य चला, तो सबसे पहले आंध्र फिर तमिल जो है धीरे धीरे स्वतंत्र हुए, ठीक है। जब पुष्यमित्र शासक बना तो विदर्भ जो है वो भी स्वतंत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब जब पुष्यमित्र जो है राजा बना, ठीक है, यानी सत्ता परिवर्तन कर गए, तो उस समय दो दल हुए। एक तो हो गया आपका पुष्यमित्र का, ठीक है, कुछ जो है मत उसके पास थे, कुछ जो है आपके विदर्भ के राजा यज्ञसेन के पास थे। अब यज्ञसेन ने क्या किया, अपने जो राज्य विदर्भ को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने जो है कुछ समय लिया, बाद में जो है विदिशा पर यानी यज्ञसेन को हराकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने या जो भी उसके बाद के जो वंशों के राजा रहे होंगे, विदर्भ को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है शुंग साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ समझ के रखेंगे, एक खारवेल का कॉन्सेप्ट, इधर जो है ये आपका विदर्भ का कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपका यवनों से आक्रमण का कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसकी जो है टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया है कि इसने उचित समय देखकर जो है आपका शुंग पर जो है हमला किया, ठीक है। ये जब ये विदर्भ का जो राजा था यज्ञसेन, ठीक है, इसका जो युद्ध किन परिस्थिति में हुआ होगा इसका भी थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा, और यवनों का आक्रमण किस तरफ से हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और जो यवन का युद्ध हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, पंजाब और सिंध नदी के तट के पास, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो धीरे धीरे आपके यवन हैं, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के कगार पर था तो ये आपके मगध के बहुत ही ज़्यादा निकट पहुँच गए थे, और अंत में जो है अब यवनों ने जो है 2 बार आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए विस्तार में, अब आपने जो है युद्ध का जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और अब जो शुंग वंश की जो युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब पहली विजय, ठीक है दोस्तों। अब पहली विजय जो शुंग वंश की क्या मानी जाती है कि विदर्भ से, ठीक है, विदर्भ पे अब मौर्य साम्राज्य पर किसका शासन हो गया, आपका शुंग वंश हो गया। 2 दल हुए आपके, ठीक है। विदर्भ ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अग्निमित्र ने यज्ञसेन के संबंधी माधव सेन, ठीक है, उसको जो है कुछ लालच देकर या कुछ भी कहकर अपने पक्ष में कर लिया। अब यज्ञसेन ने क्या किया, माधव सेन को बंदी बना लिया, ठीक है दोस्तों। जब ये माधव सेन कुछ मौका देखकर यज्ञसेन जो विदर्भ के राजा थे, मौर्य साम्राज्य के पक्ष वाले राजा, तो उन्होंने क्या किया, माधव सेन को बंदी बना लिया, ठीक है। युद्ध हुआ, ठीक है, 2 भाग हुए। अब विदर्भ के 2 भाग हुए, तो कौन कौन राजा बना, एक भाग का तो जो है यज्ञसेन खुद राजा बना, यानी कि दोबारा उसे ही राजा बना दिया, और दूसरा राजा किसे बनाया, आपका माधव सेन को बनाया। और ये दोनों राजा किसके, ये दोनों उपराजा किसके अंडर थे, आपके अग्निमित्र के अंडर थे। यानी कि जो विदर्भ और विदिशा का जो क्षेत्र है आपका, ये किसके अंडर था, आपका अग्निमित्र के अंडर था। विदर्भ के क्या हुए, 2 भाग हुए। पहला किसके अंडर में आया, आपका यज्ञसेन के,
यानी कि दोबारा उसे से ही शासक बनाया, लेकिन इस बार जो उसने अधीनता किसकी स्वीकार करी थी, शुंग वंश की थी। इधर आपका माधव सेन को दूसरे जो है भाग का विदर्भ के राजा बनाया गया, और इसने भी जो है शुंग वंश की अधीनता स्वीकार करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी विदर्भ पे शुंग वंश की पहली विजय हो गई। ठीक है, अब शुंग वंश ने क्या किया कि पहली विजय के बाद जो है अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है दोस्तों, पुराणों में जो उल्लेख मिलता है शुंग वंश के बारे में, तो 2 अश्वमेध यज्ञ का मिलता है। ठीक है दोस्तों, पहला अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे हो गया जीत के, ये विदर्भ की जीत के बाद। अब खारवेल से युद्ध की चर्चा। अब खारवेल कौन थे, आपके कलिंग के शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो 2 युद्ध हुए आपके पुष्यमित्र के संग। एक हुआ आपका 165 BC में, एक हुआ आपका 161 BC में। ठीक है, 165 BC वाले में यानी कि इससे पूर्व वाले में कम सफलता मिली, 161 BC वाले में अधिक सफलता मिली और अधीनता स्वीकार करी। ठीक है, और राजकोष पर जो है मगध के खारवेल का कब्जा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यवन आक्रमण का लाभ उठाकर ये खारवेल ने पुष्यमित्र को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ विद्वानों का मत है कि ये दोनों समकालीन नहीं हैं। ठीक है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध नहीं लड़ा, उसके पुत्र या पौत्र ने जो है युद्ध लड़ा होगा। ठीक है, या जो भी अन्य वंशों के जो शुंग वंश से संबंधित राजा हैं उन्होंने जो है युद्ध लड़ा होगा, लेकिन लड़ा आपका शुंग वंश में से किसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक आप मत ध्यान में रखेंगे। अब शुंग वंशावली की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया आपका पहली विदर्भ विजय, दूसरा आपका खारवेल का कलिंग युद्ध, तीसरा हो गया आपका यवन आक्रमण। अब यवन आक्रमण, ठीक है, यह पंजाब और सिंध नदी के तट पर हुआ। वसुमित्र ने हराया था। अब वसुमित्र कौन था, एक तो हो गया आपके पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, दूसरे हो गए आपके, इसके बाद आ गए अग्निमित्र, ठीक है, उसके बाद आ गए ज्येष्ठ वसुमित्र, ठीक है, फिर क्या आ गए वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, तो 2 वसुमित्र हैं यहाँ पे, अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब वसुमित्र कहा है तो वसुमित्र ने हराया होगा। ठीक है दोस्तों, अब यवन जो है हार गए। ठीक है, अश्व को छुड़ाया। अश्व यानी कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा आपका क्षेत्रीय विस्तार के लिए गया था, तो वो यवनों ने पकड़ लिया था, तो उस घोड़े को छुड़वाया। ठीक है, सिंध प्रांत पर जो है सारा आपका कब्जा हो गया शुंग वंश का। अब 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। ठीक है, और दूसरा जो यवन संघर्ष है पौत्र के समय प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब एक तो हो गया आपका शुरू में, यानी कि जब शुंग वंश का जब शासन बना था, यानी शुरुआत हुई थी, एक यवन संघर्ष तो तब हुआ था, और एक जब उसका पौत्र यानी कि पुष्यमित्र, अग्निमित्र, ज्येष्ठ वसुमित्र और वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। एक आपका दूसरा संघर्ष यवन का कब हुआ था, ज्येष्ठ वसुमित्र या वसुमित्र के समय। अब दोस्तों शुंग वंशावली की बात करें कि कौन कौन इसमें जो है राजा हुए। अब पुष्यमित्र शुंग का जो समय काल बताया जाता है वो 185 से 149 BC के आसपास बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे BC यानी कि इससे पूर्व ही होंगे आपके। अग्निमित्र आपका 149 से 141। ठीक है, इसके बाद कौन आया अग्निमित्र के बाद, ये वसु ज्येष्ठ आए आपके 141 से 131, और वसुमित्र आए 131 से 124, फिर आए आपके अंधक 124 से 122, इन्होंने 2 साल जो है शासन किया। फिर आए आपके पुलिंदक 122 से 119, 3 साल शासन किया इन्होंने। फिर आए आपके घोष शुंग वज्रमित्र, इनके बाद जो आए आपके भगभ्रद आए, फिर आए क्या है अंतिम शासक आपके देवभूति। ठीक है दोस्तों, अब भागभट्ट के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोटस जो है विदिशा स्थित दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान रखेंगे कि भागभट्ट के समय यवन राजदूत हेलियोडोटस विदिशा स्थित दरबार में आया था, और गरुड़ स्तंभ की जो है स्थापना की थी इसने, और भागवत धर्म जो है ग्रहण किया था। तब अंतिम नरेश देवभूति का जो है शासन था। ठीक है, जिसके अमात्य वसुदेव ने मारकर कर्णम वंश की जो है स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगा कि अंतिम जो है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, नरेश देवभूति। ठीक है दोस्तों, जिसे अमात्य वसुदेव ने मारकर कर्णव वंश की स्थापना की। अब कर्णव वंश के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन रहेंगे, वसुदेव।
ठीक है दोस्तों। तो अंतर ध्यान में रखना, ये वसुदेव है, ये वसुमित्र है। अब धर्म की स्थिति, ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई दी है कि अब ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, तो उसने क्या किया होगा, ब्राह्मण धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया होगा और बौद्ध धर्म जो है आपका यहाँ पे स्थिर रहा। ठीक है दोस्तों। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शुंग वंश के जो भी राजा थे आपके सहिष्णु थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बात आती है कला की। ठीक है, कला यानी कि किस प्रकार से जो है स्तूप वगैरह या जो भी आपका दूसरी विभिन्न कलाएं रही होंगी। अब भाजक चैत्य व विवाह नासिक तथा काले के चैत्य व मथुरा में यज्ञ यक्षिकी की मूर्ति। ठीक है, ये एक जो है ये आकर्षात्मक जो है मूर्ति है। ये आपकी यज्ञ यक्षिकी की मूर्ति कहाँ पे है, आपकी मथुरा में है। एक हो गया आपका भरत दूत स्तूप। ठीक है, 1977 में जो है इसकी कनिंगम ने जो है इसे खोजा था। इसमें जो है 80 स्तंभ और 40 तोरण द्वार हैं। अब सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार है वहाँ पे क्या है, एक आपका वर्डिस है। ठीक है, वर्डिस मिलती है इसमें, एक इसे ही जो है त्रिवेदी स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हाथी और बैल के जो है आपके चित्र जो है उत्कीर्णन है। ठीक है, और द्वारपाल के चित्र उत्कीर्णन है। ठीक है, यज्ञों के जो है चित्र उत्कीर्णन है और शाल भंजिका की जो है मूर्तियाँ वहाँ पर मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कला और स्थापत्य रहेगा आपका शुंग वंश का। अब सामाजिक व्यवस्था। अब दोस्तों शुंग वंश में जो सामाजिक व्यवस्था आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था वापस आ गई थी। अन्य जातियाँ भी थी, अंतर्विवाह भी थे। ठीक है, अब दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य इतना लंबा शासनकाल के बाद जो है 50 वर्षों में धीरे धीरे जो है विलुप्त होता गया और उसके बाद शुंग वंश ने जो है 112 वर्ष तक जो है शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चीज़ थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट से भी सोच कर लगाएंगे कि अगर कोई प्रथा वापस आती है तो उसका प्रभाव समाज पर कितना होगा। ठीक है, या कितना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ सोचने की क्षमता रखते हैं। अब नारी दिशा इसमें निम्न यानी कि थोड़ा सी यानी कि सही बताई गई है कि नारी दिशा अच्छी थी। अब सती प्रथा इसका कोई जिक्र नहीं होता शुंग वंश में, और व्यापार जो है उन्नत था। ठीक है, व्यापार आपका कृषि पशुपालक ये सब आपका जो पहले की तरह व्यापार था, और व्यापार में 18 प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी। अब पुष्यमित्र के समय जो है दोनों यवन अधिकारी मिनांडर और डियोट्रियस थे। ऐसा माना जाता है कि जो पहला जो आक्रमण किया था किसने किया था, आपका मिनांडर ने किया था। दूसरा किसने किया था, आपका डियोट्रियस ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का मत है। अब जब मिनांडर ने आक्रमण किया था पहले संघर्ष यवन संघर्ष के दौरान, तो ये हार गया था, और जब ये वापस जा रहा था तो नागसेन से मिला रास्ते में। नागसेन ने इसे क्या किया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक है दोस्तों, और उसने क्या किया कि मिनांडर ने या मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो जानकारी मिलती है आपकी मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। अब दोस्तों एक चीज़ आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब मिनांडर आपका यहाँ से बौद्ध धर्म की जानकारी लेके वापस यवन गया होगा और वहाँ से फिर वापस दूत आया होगा, तो क्या करने आया होगा कि दूत को क्या चाहिए होगा कि एक ऐसा मत है कि वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, लेकिन उसे क्या किया कि उसने जो है ब्राह्मण धर्म की जो है वो भागवत धर्म की या वैष्णव धर्म की जो है शिक्षा ग्रहण कर ली। तो एक मत हम यहाँ पे लिंक करके सोच सकते हैं कि जो विद्वानों का मत है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसने जो है आपका हेलियोडोरस ने जो है वैष्णव धर्म जो है ग्रहण कर लिया और गरुड़ ध्वज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक आप मत जो है शुंग वंश को पढ़ते वक्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब विदिशा जो थी आपकी दूसरी राजधानी थी शुंग वंश में। पहले कौन थी, आपकी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, दूसरी राजधानी मान रखी थी। ठीक है, बनाई नहीं थी पहली, तो राजधानी तो आपकी शुंग वंश की पाटलिपुत्र ही थी हमेशा से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी आपकी। दूसरी राजधानी शुंग वंश ने कौन सी मानी थी, आपकी विदिशा मानी थी।
आप आज की डेट में से कह सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके जो राजा थे आपके अग्निमित्र थे। अब शुंग वंश ने जो है आपका 112 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। भागवत धर्म का, ठीक है, या हिंदू धर्म का, ठीक है, या वैष्णव धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ। अब बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना जो है इसी समय, इसी जो है शासनकाल में हुई। पतंजलि ने जो है महाभाष्य लिखा। अब पणिनि ने जो है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है वो इसी जो है इसी के जो है समकालीन लिखा। अब मनु ने मनुस्मृति लिखा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब मिलिंद, ठीक है, मीनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक है। इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है? मिलिंद पन्नों में मिलती है। अभी डिटेल में मैंने आपको बताया है। और कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में प्रेम प्रसंग की चर्चा है, ठीक है दोस्तों। किसके प्रेम प्रसंग की चर्चा है? एक हो गई आपकी स्त्री मालविका और दूसरी हो गई आपकी अग्निमित्र, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि पुस्तक में इस प्रकार की जो चर्चा है प्रेम प्रसंग की कालिदास की मालविका अग्निमित्र में है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी शुंग वंश के बारे में जो है विस्तृत रूप में जानकारी, ठीक है। जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको अधिक से अधिक जो है साझा करने की कोशिश की है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।